ये कहानी शिवेंद्रपुर नाम के एक राज्य की है, जहाँ प्रताप सिंह नाम का एक राजा शासन करता था। उस राजा के दो बेटे थे, जिनका नाम कबीर और कुणाल था। वैसे तो वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कबीर और कुणाल में हमेशा इस बात पर लड़ाई होती कि जल परियों का अस्तित्व होता है या नहीं। नहीं, मैंने गांव की नदी में एक जलपरी देखी है। तू कितना बुद्धू है। जल परियों का अस्तित्व सिर्फ कहानियों में ही होता है। तुम देखना, एक दिन मैं किसी जलपरी से ही शादी करूंगा। अरे, अगर तुम किसी जलपरी से शादी करने के सपने देखोगे तो तुम कुंवारे ही रह जाओगे। इसी तरह कबीर और कुणाल रोजाना इसी बात को लेकर झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन गांव में तैरने की रेस होती है और गांव के सभी पुरुष इस रेस में हिस्सा लेते हैं। साथ ही दोनों राजकुमार भी उसमें हिस्सा लेते हैं। जो भी इस रेस को जीतेगा उसे एक 2 व्हीलर गाड़ी इनाम में दी जाएगी। अरे सरपंच जी, वो गाड़ी नहीं गाड़ी होती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो भी इस रेस को जीतेगा उसे एक 2 व्हीलर गाड़ी इनाम में मिलेगी। फिर रेस शुरू होती है। राजकुमार कुणाल बहुत तेजी से तैरकर आगे बढ़ते रहते हैं। तैरते तैरते वो सबसे आगे निकल जाते हैं, लेकिन बहुत तेजी से तैरने की वजह से वो बेहोश होकर समंदर के अंदर डूब जाता है। फिर कुछ देर के बाद जब राजकुमार कुणाल को होश आता है तो वो देखता है कि वो समंदर के अंदर है और एक 3 सर वाली जलपरी उसके सामने बैठी है। तभी राजकुमार कुणाल खड़े होकर बोलते हैं, अरे, मैं कहाँ पर हूँ और तुम कौन हो? मनुष्य, तुम समंदर की दुनिया में हो और तुम डरो नहीं। मेरा नाम मरीना है, मैं एक जलपरी हूँ। अरे, कबीर तो सही कहता था। जलपरियाँ असलियत में होती हैं, लेकिन मैं समंदर में सांस कैसे ले पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने तुम्हारे मुंह में एक जादुई कैप्सूल डाल दिया है, जिसके सहारे तुम समंदर में भी सांस ले पा रहे हो। इस कैप्सूल का असर 24 घंटों तक रहता है। लेकिन मरीना जलपरी, तुम्हारे 3 सर क्यों हैं? मरीना जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक एक शार्क मछली उनको खाने के लिए आ जाती है। तभी मरीना अपनी आंखों से उसे बिजली के झटके देती है और शार्क को डराकर वहाँ से भगा देती है। अरे, तुम कैसे बिजली के झटके दे रही हो? जलपरियाँ भी बिजली के झटके दे सकती हैं क्या? नहीं, ये केवल इमरजेंसी के लिए है, ताकि हम खतरनाक जीवों से अपनी रक्षा कर सकें। उसके बाद जलपरी मरीना राजकुमार कुणाल को पूरा समंदर घुमाती है। जब वो दोनों घूमते घूमते थक जाते हैं तो दोनों समंदर के किनारे पर आ जाते हैं। मरीना, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे 3 सर क्यों हैं? तुम्हारे गांव के जंगल में काव्या नाम की एक चुड़ैल रहती है। एक दिन काव्या चुड़ैल जादुई शक्तियों को पाने के लिए समंदर के किनारे तपस्या कर रही थी। मैंने मजाक में उसके मुंह पर पानी डाल दिया था। मैं उस समय छोटी बच्ची थी। काव्या चुड़ैल मुझसे नाराज हो गई और उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब मैं जवान हो जाऊंगी तो मेरे 3 सर हो जाएंगे और मेरे 3 सरों के कारण कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा। क्या किसी तरह चुड़ैल के श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बताओ मुझे। हाँ, मुझे समुद्री बाबा ने एक सफेद मोतियों की माला दी है। अगर अमावस्या की रात को चुड़ैल के गले में वो माला डाल दी जाए तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई है। इसके बदले में मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति दिलाने में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ठीक है, मैं अमावस्या की रात को तुम्हारे पास आऊंगी। तभी हम लोग काव्या चुड़ैल के पास चलेंगे। मैं अपनी जादुई शक्तियों से इंसान का रूप भी ले सकती हूँ।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर क्या था, इतना कहकर मरीना वहाँ से चली जाती है और इधर राजकुमार कुणाल भी अपने महल वापस चले जाते हैं और महल में वापस आकर वो अपने भाई कबीर को सब कुछ बताता है। अरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं बिल्कुल गलत था। तूने तो बिल्कुल सही कहा था, जल परियां सच में होती हैं। मैं तो अभी एक जल परी से मिलकर आ रहा हूँ। उसका नाम मरीना है। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस पर एक श्राप है, इसलिए हमें उसकी मदद करनी पड़ेगी। अब अमावस्या को तू भी उस जल परी से मिल पाएगा। एक जल परी से मिलने की बात सुनकर राजकुमार कबीर बहुत खुश हो जाता है और फिर अमावस्या की रात को वो तीनों आपस में मिलते हैं और राजकुमार कबीर तो जल परी को अपने सामने देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, एक असली जल परी। मुझे कब से एक जल परी से मिलना था। आखिर आज मेरा सपना पूरा हो गया। मैंने सही कहा था, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन ही नहीं करता था। अच्छा चलो, अब हम तीनों काव्या चुड़ैल के घर चलते हैं। फिर कुणाल, कबीर और मरीना जल परी काव्या चुड़ैल के भूतिया घर की तरफ जाते हैं। वो तीनों खिड़की से जाकर काव्या चुड़ैल के घर में देखते हैं, जहाँ वो चुड़ैल एक भेड़ का खून पी रही होती है। बहुत दिनों से किसी इंसान का गर्मा गर्म खून पीने को नहीं मिला है। मैं एक इंसान का खून पीना चाहती हूँ। अरे, अगर हम अंदर गए तो वो हमें मार कर हमारा खून ही पी जाएगी। अब क्या करें? अरे डरो नहीं, तुम दाईं तरफ से चुड़ैल के घर में घुसो और मैं बाईं तरफ से चुड़ैल के घर में घुसता हूँ। और फिर मरीना, तुम धीरे से आकर मोती की माला चुड़ैल के गले में डाल देना। राजकुमार कुणाल बाईं तरफ से जाता है और राजकुमार कबीर दाईं तरफ से जाता है। चुड़ैल दोनों को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि किसका खून पहले पिए। तभी मरीना जलपरी अचानक से चुड़ैल के गले में मोतियों की माला लाकर डाल देती है। माला पहनते ही चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की के रूप में बदल जाती है और मरीना जलपरी एक सरवाली बन जाती है। मरीना, प्लीज तुम मेरे भाई से शादी कर लो। इसकी हमेशा से इच्छा रही है कि ये एक जल परी से शादी करे। मेरा भाई बहुत अच्छा लड़का है। अरे नहीं नहीं भाई, मेरे लिए तुम्हें अपने प्यार को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम और मरीना मन ही मन एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए तुम दोनों ही शादी कर लो। मुझे तो इस सुंदर लड़की से शादी करनी है। ये सुनकर मरीना और राजकुमार कुणाल बहुत खुश हो जाते हैं और फिर राजकुमार कुणाल जलपरी मरीना से शादी कर लेता है और राजकुमार कबीर उस सुंदर लड़की से शादी कर लेता है, जो कुछ देर पहले ही काव्या चुड़ैल थी। फिर वो चारों मिलकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमेरिका में एक खूबसूरत साम्राज्य था, जहाँ पर एक राजा रहता था। राजा अपने राजकाज से बहुत खुश था। वो प्रजा में बहुत ही मशहूर था। सभी लोग राजा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बात उसके खुशनुमा मिजाज को खराब कर देती थी कि वो अपनी बेटी रपुंजल के लायक राजकुमार कैसे ढूंढे। राजकुमारी रपुंजल अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थी। उसकी हिरनी जैसी आँखें, उसकी खिलखिलाती हंसी, ऐसे जैसे मानो सभी कलियां खिल गई हों। वो जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही समझदार भी थी। रपुंजल को कविताएं लिखने का बहुत शौक था। बड़े से बड़े कवियों की कविताएं उससे बेहतर कोई भी नहीं बोल सकता था। रपुंजल, मेरी बेटी, तुम बहुत ही गुणवान हो। मैं तुम्हारे लायक राजकुमार कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा, ये सोचकर मेरा दिल बैठ जाता है बेटी। पिताजी, आप चिंता मत करिए। ऊपर वाले ने जरूर मेरे लिए किसी खास इंसान को बनाया होगा। बस मुझे उसे ढूंढने की देरी है।
आखिर वो खास इंसान कहाँ मिलेगा मेरे मर जाने के बाद? पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई, जिसमें दूर दूर से लोग रपुंजल से विवाह करने की इच्छा से आए थे। लेकिन उस सभा में रपुंजल खुद नहीं आई, बल्कि उसका मंत्री एक पत्र लेकर आया। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर ले आएगा, राजकुमारी रपुंजल उसी से विवाह करेंगी। ये सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग चौंक गए। कुछ लोगों को लगा कि राजकुमारी रपुंजल की शर्त बहुत ही अजीब है, क्योंकि नीला गुलाब मिलना असंभव है। वहीं उनमें से कुछ लोगों ने इस शर्त को पूरा करने की कोशिश की और नीले गुलाब की तलाश में निकल गए। उन्हीं में से एक राजकुमार था, जिसका नाम भैरव था। वो शर्त को पूरा करने के लिए राज्य की सबसे बड़ी फूल की दुकान में गया और उसने दुकानदार से बोला, मुझे एक नीला गुलाब चाहिए, जिसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। माफ कीजिएगा, मेरे पास नीला गुलाब नहीं है और न ही मैंने आज तक नीले गुलाब को कभी भी देखा है। मेरे पास बाकी सभी रंगों के गुलाब हैं, लाल, सफेद, हरे, पीले, सब। आपको इसमें से कोई भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। नहीं, मुझे नीला गुलाब ही चाहिए और वो मुझे हर हाल में चाहिए। तुम कहीं से भी लेकर आओ, मुझे 2 दिन के अंदर ही वो गुलाब चाहिए। मैं फिर आऊंगा और अगर मुझे नीला गुलाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। ये सुनकर वो दुकानदार बहुत ही ज्यादा डर गया। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर नीला गुलाब वो कहाँ से लेकर आए। तभी उसके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आई और फिर उसने सफेद गुलाब को नीले रंग में रंग दिया। 2 दिन बाद जब राजकुमार भैरव गुलाब लेने दुकान पर आया, तो उस दुकानदार ने बड़े ही गर्व से उसके सामने वो नीला गुलाब रख दिया। ये हुई ना बात, बहुत खूब। और फिर राजकुमार भैरव उस गुलाब को लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास आता है। फिर राजकुमारी उस गुलाब को उठाकर देखने लगती है। नहीं, ये तो सफेद गुलाब है। इसे किसी बहुत ही जहरीले डाई में डुबाकर नीला किया गया है। अगर कोई प्यारी सी तितली इस गुलाब पर बैठी तो वह मर जाएगी। वापस रख लो इसे। मुझे डाई किए हुए गुलाब नहीं चाहिए और ना ही झूठ बोलने वाला पति। दफा हो जाओ यहाँ से। राजकुमार भैरव ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और महल से चला गया। और भी बहुत सारे लोगों ने भी नीले गुलाब के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए और कुछ लोग तो दुनिया के दूसरे कोने तक उसकी तलाश में निकल गए। तो कुछ लोगों ने जादूगरों और ज्योतिषों की मदद ली। आखिरकार सभी लोग नीला गुलाब ढूंढने में असफल रहे। आखिरकार जब कोई भी नीला गुलाब नहीं ढूंढ पाया, तब एक जोहरी ने खूबसूरत नीलम से गुलाब बनाया और हाथ में लेकर राजकुमारी रपुंजल के पास गया। राजकुमारी, मैं आपके लिए ये नीला गुलाब लेकर आया हूँ। और फिर राजकुमारी उस कीमती गुलाब को अपने हाथ में उठाकर देखने लगी। देखिए, ये तो गुलाब है ही नहीं, ये तो नीलम है। मुझे कीमती चीजों की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। वो जोहरी शर्मिंदा होकर सर झुकाए वहाँ से वापस आ जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और अब कोई भी नीला गुलाब ढूंढने की कोशिश नहीं करता है। एक बार राजकुमारी रपुंजल जंगलों में घूम रही थी, लेकिन घूमते घूमते वो जंगलों में काफी दूर चली जाती है। तभी उसे अचानक से शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। हे ऊपर वाले, ये तो शेर की आवाज है। अब मैं क्या करूं? रपुंजल कुछ सोच पाती कि तभी शेर उसके सामने आ जाता है और रपुंजल बहुत डर जाती है और वो भागने लगती है। तभी अचानक वो किसी युवक से टकरा जाती है। फिर वो युवक
आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ता है। शांत हो जाओ जंगल के राजा, वापस चले जाओ, वापस जाओ। उस युवक के इतना बोलते ही शेर बिल्कुल शांत होकर वहाँ से वापस चला जाता है। ये देखकर रपुंजल को बहुत ही आश्चर्य होता है और वो बोलती है, तुम कौन हो? तुम हमारे राज्य के तो नहीं मालूम होते और तुमने शेर को कैसे सम्मोहित किया? तुम्हारी बात सुनकर शेर वापस कैसे चला गया? वो युवक रपुंजल की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, मैं ढोलकपुर का राजकुमार इंद्र हूँ और मैं यहाँ अपने नीले गुलाब को लेने आया हूँ। नीला गुलाब? आप नीला गुलाब क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने सुना है कि इस राज्य की राजकुमारी को जो कोई भी नीला गुलाब ढूंढ कर देगा वो उसी से विवाह करेंगी। तो बस फिर क्या था, मैं भी आ गया अपनी किस्मत आजमाने। तो फिर क्या लगता है आपको, आप नीला गुलाब ढूंढने में सफल होंगे या नहीं? क्योंकि इस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर पाया। कोई काम भी ऐसा नहीं बना है जो इंद्र से ना हो पाए। वाह, क्या बात है! बातें तो बड़ी अच्छी कर लेते हो। देखते हैं नीला गुलाब आप ढूंढ पाते हैं या नहीं। अजी, नीला गुलाब तो मेरे सामने ही खड़ी है। ये आपकी नीली नीली आंखें, गुलाबी गाल, आप तो अपने आप में खुद ही नीली गुलाब हो। आपसे बढ़कर कोई गुलाब हो ही नहीं सकता। आप ही हो नीला गुलाब। ये सुनकर राजकुमारी रपुंजल बहुत खुश होती है और उस युवक को अपने साथ अपने महल में लेकर आती है और अपने पिता को वो सारी बातें बता देती हैं। इंद्र बेटे, शर्त के मुताबिक तुमने नीला गुलाब ढूंढा है क्योंकि मेरी बेटी ने प्रण लिया था जो उसे नीला गुलाब ढूंढ कर देगा उसी से उसका विवाह होगा। और आज तक इस पहेली को कोई भी सुलझा नहीं पाया, लेकिन तुमने उसे देखते ही पहचान लिया। ये तो बहुत खुशी की बात है महाराज। रपुंजल से विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और फिर बहुत ही धूमधाम से राजकुमारी रपुंजल और राजकुमार इंद्र का विवाह हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सुल्तानपुर राज्य के राजा का नाम प्रताप सिंह और उनकी पत्नी का नाम समायरा था। दोनों राजा रानी बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके खुद के बच्चे नहीं थे, लेकिन वो अपने महल में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों को बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन रानी समायरा राजा प्रताप सिंह से कहती है, सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? ऐसा कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देर से ही सही, लेकिन हमें बच्चे जरूर होंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन दोनों राजा रानी प्रजा के बीच जाते हैं। वही दोनों देखते हैं कि एक जालिम औरत एक छोटे से बच्चे पर अत्याचार कर रही है। रानी उस औरत के पास जाती है और उसे डांटते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? इस छोटे से बच्चे को घर से बाहर क्यों निकाल रही हो तुम? क्या तुम इसकी जान लेना चाहती हो? अगर तुम्हारा बच्चा होता फिर भी तुम यही करती क्या? ये लड़का गरीब है, इसीलिए ये मेरे घर में चोरी करने आया था। झूठ मत बोलो तुम जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। उसके बाद राजा वहाँ पर अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। इतने सारे सिपाहियों को एक साथ देखकर वो औरत बहुत डर जाती है और वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। रानी उस बच्चे को डरा हुआ देखकर उसको समझाते हुए कहती है, डरो मत प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। भूख लगी है क्या तुम्हें? कुछ खा लो बेटा, ये लो। फिर रानी उस बच्चे को खाने के लिए खाना देती है
वो बच्चा बहुत भूखा था, इसलिए झटपट सारा खाना खत्म कर देता है। उसके बाद राजा रानी अपने महल में लौट जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रानी समायरा गर्भवती हो जाती हैं। महल में ऐसा माहौल था कि मानो उजड़े चमन में फूल खिल गया हो। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। राजा प्रताप सिंह खुशी से अपनी रानी को कहते हैं, रानी साहिबा, मैंने कहा था ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब हमारे महल में भी बच्चों की किलकारी गूंजेगी। इस तरह से दोनों राजा रानी बहुत खुश होते हैं और 9 महीने बीत जाते हैं और रानी समायरा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। सारे महल में उत्सव जैसा माहौल होता है और राजा प्रताप सिंह अपने सारे राज्य में कपड़े और सोने के सिक्के बंटवाते हैं। राजा रानी की बच्ची दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और उसमें सोने का एक नूर होता है, इसलिए दोनों उसका नाम महक रखते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। एक दिन रानी समायरा अपनी बेटी महक को नदी के पास घुमाने के लिए लेकर जाती हैं। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है, जिससे रानी का पैर फिसल जाता है और वो सीधा नदी में जा गिरती है। रानी बार बार नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। इसकी वजह से वो नदी से बाहर नहीं निकल पा रही थी। रानी बार बार कोशिश करके थक जाती है, क्योंकि उसकी मदद करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं नदी से बाहर कैसे निकलूँ? वहाँ मेरी बच्ची अकेली खड़ी है और यहाँ मैं जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हूँ। कुछ दूरी पर खड़ी छोटी सी राजकुमारी महक रानी को देख रही होती है। अपनी माँ को इस तरह मुसीबत में देखकर राजकुमारी महक भी रो पड़ती है। महक अपनी माँ को बचाने के लिए नदी की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी रानी समायरा कहती है, नहीं महक बेटा, तुम यहाँ मत आना, यहाँ खतरा है। मेरी बच्ची, तुम जल्दी से महल में चली जाओ। अपनी माँ के मना करने के बाद महक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है और रानी समायरा संघर्ष हार जाती है और नदी में बहते बहते बहुत दूर तक चली जाती है। महक भागते भागते महल में जाती है और अपने पिता को रोते हुए सारी बातें बताती है। पिताजी, माँ नदी में बह रही है, आप जाओ और उन्हें अभी के अभी लेकर आओ। माँ के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी पिताजी। राजा अपने सिपाहियों के साथ नदी के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें रानी समायरा कहीं भी नजर नहीं आती है। राजा बहुत देर तक रानी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन रानी कहीं भी नहीं मिलती। राजा निराश होकर अपने महल वापस लौट आते हैं। तभी राजकुमारी पूछती है, पिताजी, आप माँ को लेने गए थे ना, फिर माँ कहाँ है? पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए मुझे माँ के हाथों से ही खाना खाना है। राजा राजकुमारी को कोई भी जवाब नहीं देते हैं और उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। महल में हर तरफ उदासी छा गई थी। राजा प्रताप सिंह कुछ दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन वो खुद को समझा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ महक का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर राजा प्रताप सिंह दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं। कुछ ही दिनों बाद राजा प्रताप सिंह गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर लेते हैं और उसे महल में ले आते हैं। राजा राजकुमारी महक से कहते हैं, राजकुमारी महक, ये आपकी नई माँ है बेटा, आज से ये आपका ध्यान रखेंगी। क्या सच में ये नई माँ मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी?
मुझे मारेंगे तो नहीं ना? तभी गायत्री बोलती है, नहीं नहीं राजकुमारी, मैं आपको बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। आपका पूरा ख्याल रखूंगी मैं। कुछ दिनों तक गायत्री राजकुमारी महक से बहुत अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। गायत्री समय से राजकुमारी महक को खाना नहीं देती थी और उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। यहाँ तक कि गायत्री अपने काम भी राजकुमारी महक से ही करवाती थी। एक दिन गायत्री राजा से कहती है, राजकुमारी महक तो बहुत ही शरारती हैं। यहाँ सारा दिन महल में उछल कूद करती रहती हैं। इनकी वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। राजकुमारी मेरी एक बात भी नहीं सुनती हैं। गायत्री की बात सुनकर राजा राजकुमारी से कहते हैं, राजकुमारी, अपनी माँ की बात सुना करो बेटा। ये जो बोलती हैं, आपके अच्छे के लिए ही तो बोलती हैं। राजा के वहाँ से जाने के बाद गायत्री राजकुमारी महक को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। राजकुमारी महक चुपचाप ये सब सहन कर रही होती है। कुछ देर बाद महक बोलती है, पिताजी तो कह रहे थे कि आप मेरी माँ हो और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप कैसी माँ हो? मेरी माँ मुझे कभी नहीं मारती थी। वो तो मुझे हमेशा अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मैं कोई गलती करती थी तो वो मुझे माफ भी कर देती थी। तुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, आ रही है। रोज आती है मुझे अपनी माँ की याद। ठीक है, मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। वहाँ तुझे माँ का असली प्यार मिलेगा। इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आती है और वो आवाज रानी समायरा की होती है। मेरे जीते जी मेरी बच्ची का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राजकुमारी महक पीछे मुड़कर देखती है और अपनी माँ को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। माँ, आप आ गई। माँ, मेरी माँ आ गई। आप इतने दिनों तक कहाँ थी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, मैं मौत के जबड़े में जाकर वापस आई हूँ। उस दिन एक मछुआरे ने मुझे बचा लिया था। मैं कुछ दिन तक उसके घर में ही थी और उसी ने मेरा इलाज करवाया था। अब आप आ गई हो ना माँ? अब हम फिर से हंसी खुशी से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पर राजा प्रताप सिंह आते हैं। महल के मंत्री और राजा के करीबी राजा को गायत्री की असलियत के बारे में बताते हैं कि वो किस तरह से राजकुमारी महक से बुरा व्यवहार करती है और दिन रात उससे बहुत काम करवाया करती है। गायत्री वहीं चुपचाप से सर झुकाकर खड़ी रहती है। मेरी बच्ची, मुझे सारी असलियत के बारे में पता चल चुका है। अब आपको सौतेली माँ का नहीं, बल्कि अपनी असली माँ का प्यार मिलेगा। राजकुमारी महक अपनी माँ को फिर से पाकर खुशी से नाचने लगती है। उस दिन के बाद से फिर से महल में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।